आंकड़े क्या कहते हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 32,993 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले दिन के आंकड़ों के मुकाबले 500 कम है। वहीं 30,398 कोविड पेशेंट कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए हैं, जबकि 24 घंटे में 265 कोविड पेशेंट की जान भी गई है। प्रदेश में 3,06,558 एक्टिव केस हैं। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रकाश ने दी। उनके अलावा सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि यूपी में संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा संकेत है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, मामूली सी कमी पिछले 24 घंटे में जरूर आई है। कल के मुकाबले 500 मरीज कम कोरोना पेशेंट आए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। पूर्व में ये घोषणा की जा चुकी है कि हर मरीज को अस्पताल में भेजा जाएगा। यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो उसे निजी अस्पताल में बेड उपलब्ध कराया जाएगा और उसका सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उस निजी अस्पताल को उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात पर काबू पाने के लिए सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग की और इस दौरान सीएम ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी डीएम को अपने अपने जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर जरूरतमंद मरीज को बेड मिले, ये सुनिश्चित हो। क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं, चाहे जरूरत ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो या जीवन रक्षक दवाओं की, ये उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। किसी भी जिले में शासनादेशों का उल्लंघन पाया गया तो डीएम और सीएमओ की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय से इस पर नजर रखी जाए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा घर पर ही आइसोलेशन में थे। ये ट्वीट है उनका जो उन्होंने किया है और जानकारी दी है कि उन्हें चिकित्सीय सुविधाओं के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, जब से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, तब से होम आइसोलेशन में थे और घर पर ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी को खत लिखा है। प्रियंका गांधी ने सीएम को खत लिखकर जनता को कोरोना से तुरंत राहत देने की मांग की है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं हो रही है। प्रियंका ने लिखा कि प्रदेश में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत है और इनकी कालाबाजारी हो रही है। कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को अकेला मत छोड़िए। जनता के प्रति मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। आगे लिखा है खत में कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने खत लिखा है। कोरोना की लगातार विस्फोटक हो रही स्थिति के मद्देनजर आगरा दक्षिण से विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। साथ ही लगातार इलाज मिलने में हो रही दिक्कत, बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की किल्लत को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए व्यवस्था की मांग की। के लिहाज से आगरा में स्थिति विस्फोटक स्तर तक पहुंच चुकी है। अस्पतालों में ना बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है, वेंटिलेटर की मांग करना बेमानी है। लगातार कई सारे जनप्रतिनिधि इस बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हैं आगरा दक्षिण विधानसभा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, जिस तरह से लगातार सुबह से शाम आपके पास लगातार फ़ोन कॉल्स पहुंच रहे हैं, लगातार आप भी अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, लेकिन सर चीज़ें कहा जाए एकदम सिस्टम ध्वस्त सा नज़र आ रहा है।
कैसे सर मदद हो पाएगी लोगों को? देखिए वैसे आम दिनों के हिसाब से, सामान्य दिनों के हिसाब से ये चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त है, लेकिन एकदम असामान्य स्थिति आ गई है। लगातार मॉर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अस्पतालों में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है सर, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, हॉस्पिटलों में ज़बरदस्त किल्लत है, लगातार नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं कि हमारे पास 1 घंटे का बैकअप है, 2 घंटे का बैकअप है। सर लगातार चीख पुकार मची हुई है, बहुत ज़्यादा वेदना है सर, लोगों में दहशत है, बदहवासी है। किस तरह से आपको लग रहा है कि सर क्या इस स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए। जब मैंने भी इस व्यवस्था को देखा 3-4 दिन से मैं जुटा हुआ हूँ उसको जैसे जैसे भी सॉल्व कराने के लिए, और अपनी तरफ से मैंने विधायक निधि से एक 40-50 बेड के लिए ऑक्सीजन का संयंत्र उपलब्ध कराया है। उसके लिए 27 लाख रुपए की व्यवस्था एसएन मेडिकल कॉलेज को कराई है। काम करना है, और जिस तरीके से विधायक जी ने कहा है कि सीमित साधन है, लेकिन मरीजों की संख्या असीमित हो चुकी है और इस वजह से पूरी तरह से जो सिस्टम है वो ध्वस्त है, लेकिन उम्मीद फिर भी कायम है, प्रयास किए जा रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि निकट भविष्य में इस तरह से जो महामारी का स्तर है, जो संक्रमण का जो चेन मजबूत हुई है, उसमें ब्रेक होगा और लोग अच्छे से इलाज पा पाएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं आगरा के लोटस हॉस्पिटल में लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि यहां अपेंडिक्स से पीड़ित एक मरीज का इलाज चल रहा था। इसी बीच मरीज की हालत बिगड़ती देख तीमारदारों ने अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तीमारदारों के हमले में कई डॉक्टर और कर्मचारी घायल हो गए, जबकि हमलावर फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इस हंगामे के बाद की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां पर तीमारदारों ने तोड़फोड़ की है और डॉक्टर्स पर हमला हुआ है। हॉस्पिटल में आज मरीज के परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है और उसमें एक महिला सुरक्षाकर्मी को गंभीर चोट आई है। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से थाना हरिपर्वत में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ जो शीशा बिखरा हुआ है, ये लगातार जो फर्नीचर टूटा हुआ नज़र आ रहा है, उससे समझा जा सकता है किस तरह से मरीज के तीमारदारों ने कानून को अपने हाथ में लिया। तमाम डॉक्टर स्टाफ है, पूरा मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, एग्जैक्ट घटना क्या रही, कैसे अचानक ये सारे लोग वायलेंट हो गए और इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया? मैं डॉक्टर रामन शर्मा, आईसीयू देखता हूँ। पेशेंट की जैसे हम सुबह के टाइम अपने पेशेंटों के अटेंडेंट को बुला के बात करते हैं कि पेशेंट की स्थिति क्या गंभीरता बताते हैं या उसकी अच्छाई और दोनों चीज़ें नेगेटिव बताते हैं, उसको हमें बुलाया। उनमें पेशेंट के अटेंडेंट परसों पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था और उसकी अपेंडिक्स फट गई थी, जिस कारण से उसको लेप्रोटोमी करा गया था। कल पेशेंट की स्थिति गंभीर होने पर उसको आईसीयू में रखा गया, शिफ्ट किया गया। उसके आज सुबह घर वालों को बुलाया गया, उसको बताया गया कि पेशेंट की स्थिति गंभीर है, ये कभी भी इनकी जान जाने खतरा भी हो सकता है और ये वेंटिलेटर पे भी आ सकते हैं। इस कारण से वो अचानक से 40-50 लोगों का एक गुत्था सा आके जब समझा रहे थे तभी मारापीटी स्टार्ट कर दी है और हमारे काफ़ी डॉक्टरों को, नर्सिंग को, वार्ड खासकर जो गार्ड्स हैं उनको बहुत चोटें आई हैं। इरफान नाम का कोई एक युवक है जो पेशेंट है, उसको यहाँ भर्ती कराया गया। देखिए तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जमकर तोड़फोड़ की गई है। पूरा गिलास तोड़ दिया गया है, पूरा फर्नीचर तोड़ दिया गया है। सवाल ये उठता है कि किस तरीके से लगातार एक तरफ तमाम जो तीमारदार हैं, तमाम ऐसे लोग जो जिनके परिजन ठीक नहीं हो रहे हैं, वो होपलेस हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठ रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। जो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे वो भी कहीं ना कहीं पेनलाइज किए जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं कानून के दायरे में लाए जाएंगे। तो दो तरफा कहा जाए उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है अगर इस तरह से कानून अपने हाथ में लेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। उधर हरदोई में कोरोना की जांच बंद होने पर लोगों ने हंगामा किया। यहां जिला अस्पताल में घंटों लोगों को लाइन में जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में दोपहर 2 बजे से ही जांच रोक दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों ने सीएमएस से शिकायत की, लेकिन सीएमएस के पास भी कोई जवाब नहीं मिला। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से, जहां नैनी जेल में करीब 325 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं।
जेलर, दो डिप्टी जेलर, 1 दर्जन से ज्यादा वार्डन भी पॉजिटिव है। जेल में कई कर्मचारियों के पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर 325 कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 2 डिप्टी जेलर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मालूम है कि बहुत तेज़ी से एकाएक आई है, लेकिन हम लोग पहले से अलर्ट थे। हमारी टेम्प्रोरी जेल की व्यवस्था पहले से चल रही थी, जिसमें नए आने वाले पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद ही दाखिल होते हैं। उसके बाद उनको हम लोग जब RT-PCR में नेगेटिव पाते हैं तब मुख्य कारागार में दाखिल करते हैं। इसके अलावा चूँकि हमारे स्टाफ का और भी बाहर की दुनिया से संपर्क रहता है और आवागमन बना रहता है, तो कुछ स्टाफ के लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और जेल में बंदियों को भी इन्फेक्शन हुआ है। इस समय कुल 114 मेल इनमेट्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं और 9 महिलाएं हैं। दोनों लोगों के लिए अलग अलग कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, जिसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर के लिए वर्कर हैं, नर्सेस हैं। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, अब नैनी जेल में भी कोरोना विस्फोट हो गया है, क्या इंतजाम है वहां पर पॉजिटिव कैदियों के इलाज के लिए? जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज की जो नैनी सेंट्रल जेल है उसमें जो जांच कराई गई उसमें अब तक 123 कैदी जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ साथ जेल के जो जेलर हैं, 2 डिप्टी जेलर हैं, कई वार्डर हैं, यानी तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हुए हैं। जो जेल प्रशासन का दावा है, जो जेल के DIG PN पांडे ने हमें जानकारी दी है कि हॉस्पिटल के अंदर कोविड केयर सेंटर खोला गया है। जो पॉजिटिव कैदी हैं उनको उसी में रखा गया है, अलग आइसोलेट करके रखा गया है। उनके खान पान पर खास ध्यान दिया जा रहा है, रोजाना उनका चेकअप कराया जा रहा है और जिन कैदियों की हालत गंभीर हो रही है उन्हें लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल में रेफर करके वहां पर शिफ्ट कराया जा रहा है। तो जेल प्रशासन का तो ये दावा है कि वहां पर जो कुछ भी है सब कुछ चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि बाहर से तमाम बड़ी संख्या में कर्मचारी आते हैं, सामान सप्लाई करने वाले लोग आते हैं, तो उनका दावा है कि इस वजह से संक्रमण फैला है। लेकिन जेल के अंदर जो कि बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां पे इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण फैलना और तकरीबन 125 बंदियों तक संक्रमण की आंच पहुंचना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, कई सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइन। कोविड महामारी के बीच वाराणसी में एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी सामने आ रही है। एम्बुलेंस के दाम आम दिनों की अपेक्षा 3 से 4 गुना ज्यादा वसूले जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कोरोना महामारी में आम जनता वैसे ही त्रस्त है। एम्बुलेंस संचालकों को पैसे कमाने की सूझ रही है। इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट के रास्ते पर मौजूद हैं और आप देखिए ये वो लकड़ियां हैं जो शवदाह के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इन लकड़ियों को देखिए आप, ये वही लकड़ियां हैं जो शवदाह के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। वाराणसी नगर निगम ने आज से ये व्यवस्था शुरू की है कि जो भी मौतें कोविड के कारण होंगी उनका अंतिम संस्कार, उनका दाह संस्कार मुफ्त में किया जाएगा यहाँ पर। और लकड़ियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। हालांकि हमने इस बारे में जो लकड़ियों को बेचने वाले हैं उनसे बातचीत की, उनसे जाना, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोग परेशान हाल हैं। यहाँ पर 3000 से 4000 रुपये प्रति मन तक लकड़ियाँ बेची जा रही हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इसके लिए भी कुछ करेगा। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो पहले से बढ़े हुए रेट में लकड़ियाँ बेची जा रही हैं। नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। तो देखिए, शहर दर शहर बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच राजधानी लखनऊ से कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर्स का भी शर्मनाक रवैया सामने आया है। यहाँ एक पुलिसकर्मी से डॉक्टर्स ने बदसलूकी की। हादसे में घायल एक युवक को पुलिसकर्मी अस्पताल लेकर पहुंचा था, जिसे डॉक्टर्स ने बदसलूकी की। डॉक्टर साहब ने पुलिसकर्मी को 4 लाइन लिखकर नौकरी खाने की धमकी दी। मामला माल थाना क्षेत्र के CHC का बताया जा रहा है। वीडियो आप देखिए। आपने नौकरी दी है ना, मैं किसी को दिए है कि नौकरी ही लेना जानते हैं। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद, डॉक्टर्स का ये रवैया देखने के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ महामारी से लोग परेशान हैं,
तो महामारी के बाद बाकी जो बीमारियां हैं, कोई घायल हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ जिसे लेकर एक पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचा, लेकिन यहां पर डॉक्टर्स ने इस घायल शख्स के इलाज करने की बजाय पुलिसकर्मी के साथ ही अभद्रता की है। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां आरटीओ से 15 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम रुक गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया गया है। लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सभी काम स्थगित कर दिए गए हैं। यानी 15 मई तक आप अब अपना लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लाइसेंस बनवाने जा सकते हैं आरटीओ दफ्तर, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। आरटीओ दफ्तर ने ऐसे तमाम काम स्थगित कर दिए गए हैं। 15 मई तक स्थगित किए गए हैं ये काम। 15 मई के बाद रीशेड्यूल किया जाएगा इन तमाम कामों को। और नोएडा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या हालात हैं, इसको एक वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। यहां मरीजों के परिजन उनकी जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। सीएमओ ऑफिस में रेमडेसिविर की तलाश करने पहुंचे लोग सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी का पैर तक पकड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही है। उसके बावजूद लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। पैरों में गिड़गिड़ाते ये परिजन आप देख पा रहे होंगे, इनकी बेबसी को आप महसूस कर पा रहे होंगे। और इनकी बेबसी को देखकर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है। वो तमाम दावे क्यों किए जा रहे हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है, जब ऐसी ही तस्वीर प्रदेश से सामने आ रही है। उधर बागपत के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। मरीज के परिवार वालों ने उनसे वेंटिलेटर के नाम पर 17,000 रुपए प्रतिदिन लिए, जिस वजह से करीब 2 लाख रुपए का बिल बन गया। इसी को लेकर परिजन भड़क गए और हंगामा करने लगे। अलीगढ़ में भी पिछले काफी दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत है। यहां तक कि एएमयू मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। इस स्थिति को देखते हुए मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। इसके लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे मेडिकल कॉलेज को तो ऑक्सीजन मिलेगी, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर को भी रिफिल किया जा सकेगा। ये सारी प्रक्रिया 3 से 4 हफ्तों के अंदर पूरी हो जाएगी। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगने लगेगी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। इसे लेकर संगम नगरी प्रयागराज के युवा भी बेहद उत्साहित हैं। युवाओं का कहना है कि उन्हें अपनी पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। जितने भी भाई बंधु हमारे हैं, सब वैक्सीनेशन की ओर जाएं और ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, जिसमें लगा करके कम से कम इस महामारी के दौर में लोग अपने आप को बचा पाएंगे। इस तरह में अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल की गई है कि 18 साल से जितने भी ऊपर वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन होगा, तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। और इसको लेकर बहुत दिन से हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब गवर्नमेंट कहेगा कि 18 साल से ऊपर वालों को भी जो है वैक्सीनेशन होना चाहिए। बात यह है कि जैसे कि हमारे घर में लोग आते थे, बड़े बुजुर्ग लोग लगवा कर आते तो बताते थे कि आज हमने वैक्सीन लगवाया था। हम लोग भी सोचते थे कि हमारा लोगों का कब टाइम आएगा, कब लगवाएंगे। आज वह टाइम आ गया है लगवाने का, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और कल से रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था। हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उसके बाद ये अपना वैक्सीन लगवा के फिर ये होगा कि हम लोग भी एक सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग भी घूमते हैं। सर, आज युवाओं को जो है बहुत ही ज़रूरत है पढ़ाई की, शिक्षा की जो है, और वो शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना डर है उनके अंदर कि वो कहीं भी जा नहीं रहे हैं जो है। और ये डर उनको जो है बहुत ही ज़्यादा सता रहा है, परेशान कर रहा है जो है। इसलिए जो है वैक्सीन जो है लगना बहुत ज़रूरी है। उधर श्रावस्ती में एक सरकारी कर्मचारी लोगों को कोरोना बांट रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो लोगों को पोषाहार बांट रहा है, जिसके चलते इसके संपर्क में आए दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मामला श्रावस्ती जनपद के इकोना क्षेत्र का है, जहां पर बाल पुष्टाहार विभाग में लिपिक के पद पर तैनात अनिल कुमार 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आए थे, लेकिन इनको होम क्वारंटीन होने की बजाय ये ऑफिस में लगातार काम करते रहे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल पोषाहार वितरण करते रहे। इस दौरान कई दर्जन महिलाओं और अधिकारियों से इनका मिलना जुलना हुआ, लेकिन ये अपने आप को संक्रमित न बताते हुए कार्यालय में लगातार काम करते रहे।
बलिया के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कितने ही मरीजों की जरूरत है ऑक्सीजन, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। एबीपी गंगा ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो पता चला कि कितने ही मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंभीर स्थिति में नजर आए, लेकिन इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं। और रायबरेली जिला अस्पताल में फेल नजर आए तमाम जो इंतजाम है। आकस्मिक कक्ष के बाहर का नजारा दिल कपाने वाला था। कक्ष के बाहर की एक महिला जमीन पर बैठी ऑक्सीजन और बेड पाने का इंतजार कर रही थी, जबकि उखड़ती सांसों में एक बुजुर्ग स्ट्रेचर पर लेटा आखिरी सांस ले रहा था। इस तरह दर्जनों लोग इमरजेंसी रूम के बाहर ऑक्सीजन और बेड की आस में बैठे तड़पते दिखे। मरीजों के तीमारदार बेबस होकर डॉक्टर से मिन्नतें करते रहे, लेकिन डॉक्टर करें भी तो क्या, जब उनके पास संसाधन ही मुहैया नहीं होगा तो वो किस तरह इलाज कर पाएंगे। हरिद्वार में कल से कर्फ्यू शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज शाही स्नान खत्म होते ही प्रशासन ने फैसला ले लिया है, जिले में जरूरी सेवाएं ही सिर्फ जारी रहेंगी। तो देखिए, आज जैसे ही शाही स्नान की समाप्ति हुई वैसे ही प्रशासन ने फैसला लिया है, क्योंकि वहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए एहतियातन कदम उठाया गया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए फोन लाइन पर। अजीत, क्या कुछ अपडेट? प्राची, देखिए, जो कि आप जानते हैं जिस तरह से कुंभ का आयोजन वहां हो रहा था, तो आज अंतिम शाही स्नान था और जैसा एबीपी गंगा ने पहले भी इस बात की सूचना दी थी कि शाही स्नान के खत्म होते ही पूरी उम्मीद है कि अगले दिन से ही हरिद्वार में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा या नगरीय इलाकों में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। अभी जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने दूरभाष पर ये जानकारी एबीपी गंगा को दी है कि कल दोपहर 12 बजे से वहां पर कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। आदेश तो सुबह ही निर्गत कर दिए जाएंगे, लेकिन कल सुबह शुरू हो जाएगा और जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं, रुड़की नगर निगम, हरिद्वार नगर निगम और जितनी नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, जितने भी टाउन है या भीड़ भाड़ वाले वो एरिया जो नगरीय क्षेत्र में नहीं आते, वहाँ सब जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में सभी को बहुत एहतियात बरतकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। शामी के समय एक मैराथन बैठक जिलाधिकारी ने पुलिस की और प्रशासन के अधिकारियों की ली है और उनको बता दिया कि कल से पूरी तरह से यहाँ पर कर्फ्यू होना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला अब हरिद्वार में प्रशासन ने लिया है। कल से कर्फ्यू रहेगा हरिद्वार में।